प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। प्रदेश में विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। राजगढ़ में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कश्मीर में कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के आजादी से जुड़े बयान देने पर भारतीय जनता पार्टी ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, कश्मीर केंद्रित राजनेता हैं मौका परस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र की सरकार की तर्ज पर विभागों का पुनर्गठन किया शुरू। प्रदेश में अब 95 विभागों की जगह होंगे 57 विभाग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता। प्रदेश में बढ़ी बेटियों की संख्या। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 1000 बेटों पर बढ़ी 11 बेटियों की संख्या। नमस्कार, मैं हूं सिमरन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को एक साथ कई सौगातें देंगे। अपने एक दिन के दौरे पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम का राजगढ़ में एक जनसभा को भी वो संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एक दिन की यात्रा पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। अपने दौरे में पीएम राज्य को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में राजगढ़ पहुंचेंगे, जहां वे मोहनपुरा स्थित बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। परियोजना से राजगढ़ के लोगों को पीने का पानी मुहैया होने के साथ सिंचाई की भी सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी राजगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम पास ही राजगढ़ में चल रही विकास परियोजना को लेकर एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। राजगढ़ जिला जो है वो देश के 115 जिले और मध्य प्रदेश के 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसको हिंदी में आकांक्षी जिला बोलते हैं, उसमें शामिल है। इसको हमने कैंपेन के रूप में लिया है। इसको हमने राजगढ़ अभ्युदय नाम दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब पिछली बार मंडला दौरा हुआ था, उसमें हम सभी 8 जिले के कलेक्टर से उन्होंने चर्चा की थी और उन्होंने गाइडेंस दिया था। हमने जो काम किए हैं वो हमने उनको बताए थे, उससे वो संतुष्ट भी हुए थे। चूंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में ही आ रहे हैं, तो हमने जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उसको भी डिस्प्ले किया। मोहनपुरा स्थित बांध करीब 3800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है, जिसका काम दिसंबर 2014 में शुरू हुआ था और ये समय से पहले बनकर तैयार हो गया। इसमें 17 गेट हैं, जिससे करीब 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी। मध्य प्रदेश का राजगढ़ सूखा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ किसान सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर रहते हैं। यहाँ किसान साल में सिर्फ एक फसल ही मुश्किल से पैदा कर पाते थे, लेकिन बांध के बन जाने से ये समस्या दूर हो जाएगी। इस साल रबी की फसल के लिए किसानों को पानी मिलेगा। बांध से ही राजगढ़ के लोगों को पीने का पानी और उद्योगों को भी पानी मिलेगा। बांध के आसपास पर्यटन की संभावना को देखते हुए क्षेत्र को विकसित भी किया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। 625 MCM इन लो जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इरिगेशन जो है 1,10,000 हेक्टर, फिर 5 MCM ड्रिंकिंग वाटर, देन अराउंड 25 MCM जो है इंडस्ट्री के लिए रिजर्व है। तो सारा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा इस सारे। राजगढ़ जिला एक ऐसे जिला था पिछड़ा हुआ कि पानी बिना हर लोग पानी की तराशना ज्यादा रहती। तो ये डैम जो बना है, इससे हमको ब्यावरा तहसील के लोग को भी काफी फायदा हुआ है। राजगढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश शहरी विकास महोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विभिन्न इलाकों में करीब 4000 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी पेयजल आपूर्ति योजना, शहरी ठोस अवशेष प्रबंधन, शहरों की साफ सफाई, नगरीय यातायात और शहरी परिदृश्य परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री इस मौके पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 पुरस्कार का वितरण भी करेंगे। सबसे साफ शहर और स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्रधानमंत्री सम्मानित करेंगे। इसके अलावा पीएम स्वच्छ नवरचना, स्वच्छ बेस्ट प्रैक्टिस और स्वच्छ उद्यमी को भी पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री के इंदौर दौरे को लेकर यहाँ की स्थानीय युवाओं में काफी उत्साह है और इस बात की खुशी है कि उनके शहर को इस बार भी स्वच्छता में पहला स्थान मिला है। स्वच्छता अभियान चला है, उसके बाद से बहुत बेटर फील हुआ है। मतलब लोगों में जागरूकता देखी है मैंने
घर पे भी आके उन्होंने जागरूक किया है लोगों को कि गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें, जिससे कि उसको रिसाइकल करने में जो चीज़ रिसाइकलेबल है उसको रिसाइकल कर सके और रिड्यूस कर सके चीज़ों को, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। मैंने वैसे भी देखा है रोड्स वगैरह कचरा गाड़ी पूरे टाइम आती है और दिन में 5-5, 6-6 बार जो वर्कर्स हैं वो भी सफाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से जहां राज्य को ढेरों विकास परियोजनाओं की सौगात मिलेगी, वहीं अन्य राज्यों को विकास के मामले में प्रतिस्पर्धा के लिए एक प्रेरणा भी मिलेगी। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद कल पहली बार राज्यपाल एन वोहरा ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य के हालात पर चर्चा की। उधर सुरक्षा बलों को अनंतनाग में बड़ी कामयाबी मिली जब एक अभियान के दौरान 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। प्रशासन ने घाटी में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर श्रीनगर, अनंतनाग और पुलवामा जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवा लंबित कर दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में पहली बार एनएसजी की भी तैनाती की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अनुरोध पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनएसजी की तैनाती पर यह फैसला लिया है। हालांकि एनएसजी समय समय पर राज्य में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवाद निरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षण देने के वास्ते जाती रही है, लेकिन ये पहली बार है कि वो सुरक्षा अभियानों में भी हिस्सेदारी के लिए राज्य में तैनात हो रही है। कहा जा रहा है कि इसका ये दायरा काफी सीमित रहेगा, खासकर बंधक संकट या फिर आतंकवादियों के किसी के घर में छिपे होने की स्थिति में एनएसजी की मदद ली जाएगी। जानकारों का मानना है कि 28 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा से पहले तैनाती का केंद्र सरकार का ये फैसला सुरक्षा हालात को देखते हुए काफी मायने रखता है। कश्मीर की आजादी से जुड़े बयान देने के बाद कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज पर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला किया है। वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कश्मीर केंद्रित राजनेता मौका परस्त हैं। वो जब सत्ता में होते हैं तो कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हैं और जब सत्ता से बाहर कर दिए जाते हैं तो अलगाववादियों की भाषा बोलने लगते हैं। वहाँ एक चलन है, ये ट्रेंड है। ये तथाकथित मुख्य धारा के कश्मीर केंद्रित नेता जब भी सत्ता में होते हैं तो कश्मीर को भारत का टूट अंग बताते हैं। जैसे सत्ता से वंचित होते हैं तो यह इनको ज्ञान प्राप्ति होती है, इस तरह की अलगाववाद की भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो सत्ता में थे तो कुछ और बोलते थे। लेकिन निराशाजनक बात और चिंता की बात यह है कि कांग्रेस जो अपने आप को एक राष्ट्रीय दल कहती है, वो भी सत्ता की इस होड़ में, इस ट्रैप में फंस गई है कि वो अलगाववाद की और क्षेत्रीय भाषा बोलने लग गई है। कश्मीर के मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। कश्मीर के मुद्दे पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस नेताओं के बयानों की निंदा की है। सैफुद्दीन सोज कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है। वो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और ये उन्होंने कोई ऑफ द कफ रिमार्क नहीं कहा है। किताब में अपनी सोची समझी हुई सोच और विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। हां, उनके मुंह से एक सच्चाई निकल गई कि कश्मीर की समस्या 50 से ही है, यानी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी देन है कश्मीर की समस्या। और कश्मीर की समस्या में सच्चाई आप भी जानते हैं, तो सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच में डिफरेंसेस होता था, जो यूएन डिस्प्यूट में हम लोग चले गए। पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के इरादे से गृहमंत्री राजनाथ सिंह फिलहाल 3 दिनों की मंगोलिया यात्रा पर हैं। कल गृहमंत्री ने मंगोलिया के अल्तनशीरी में एक विशेष समारोह में शिरकत की, जहां भारत के सहयोग से बनाए जा रहे तेल शोधक कारखानों की आधारशिला रखी गई। भारत से मिले $1 अरब की मदद से इस कारखाने का निर्माण हो रहा है और इस मौके पर गृहमंत्री ने कहा कि ये तेल शोधक कारखाने मंगोलिया के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।
बदायूं पहुंची कृषि राज्य मंत्री कृष्णा राज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा किसानों से सीधे संवाद कर योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से काम में पारदर्शिता लाने के 7 निर्देश भी दिए। कई अधिकारियों से उन्होंने योजनाओं की जानकारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की। कश्मीर के मुद्दे पर उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस सरकार का उचित कदम था और कश्मीर में लोगों को योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं मिल पा रहा था और सैनिकों पर हमले हो रहे थे, इसलिए कश्मीर सरकार से समर्थन वापस ले लिया गया है। सरकार का समर्थन देने का उद्देश्य था कि कश्मीर का विकास करना और कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनका हर तरह से आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति को सुधारना, वहाँ के नौजवानों को रोजगार देना और एक पारदर्शी सरकार की कल्पना की थी। और जो सरकार चल रही थी वो आपने देखा होगा कि आने वाले समय में कि अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाई। और सबसे बड़ी बात है कि सीमा पे हमारे जवान मारे जा रहे थे और आतंकवाद पे नियंत्रण हो नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे भारत सरकार के नेतृत्व हैं और उनको ये कदम उठाना पड़ा। और आज देखेंगे कि जब से राज्यपाल शासन लागू हुआ है हालात सुधरे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तर्ज पर विभागों के पुनर्गठन प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है। कल मुख्य सचिव माध्यमिक व उच्च शिक्षा संजय अग्रवाल ने अपने विभागों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्तावों का प्रेजेंटेशन दिया। सरकार ने 95 विभागों को घटाकर 57 रखने का सुझाव दिया है। 31 विभागों को पहले की तरह बनाए रखने की सिफारिश की गई है। इसमें चीनी, गन्ना सहकारिता, सिंचाई, राजस्व, भूतत्व, खनकर्म, लोक निर्माण, परिवहन, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण समेत कई विभाग शामिल हैं। वहीं 24 नए विभाग बनाने की सिफारिश में कृषि उद्यान, लघु सिंचाई, ग्राम विकास, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, अवस्थापना, औद्योगिक विकास, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, नगर विकास, खेलकूद, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटन, गृह गोपन, सामान्य प्रशासन जैसे विभागों के साथ उनसे जुड़े मंत्रालयों का कामकाज भी इन्हीं मंत्रालयों में समाहित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल में प्रति वर्ष जापानी इंसेफेलाइटिस जेई और एईएस पर विराम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समयबद्ध तरीके से एईएस और जापानी इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण पाने के लिए काम किया जाए। जुलाई माह में इन रोगों के विरुद्ध जागरूकता और प्रचार प्रसार का विशेष अभियान चलाया जाए। बस्ती और गोरखपुर मंडल के सभी जनपदों की स्वास्थ्य इकाइयों पर समुचित स्टाफ व समस्त सुविधा मुहैया कराई जाए। वीडियो और डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए। देवरिया में जापानी इंसेफेलाइटिस और एईएस से बचाव के तरीके स्कूल के छोटे बच्चे एक नाटक के माध्यम से दे रहे हैं। इस बीमारी का सबसे ज्यादा नुकसान जिन बच्चों को होता है उन्हीं के बचाव को उन्हें अस्त्र बना दिया गया है। आइए देखते हैं देवरिया से ये एक रिपोर्ट। ये देवरिया जनपद का दूसरे गांव का प्राथमिक विद्यालय है, जहां विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे एक नाटक के माध्यम से बीमारी के बाद क्या किया जाए इसके लिए गांव के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिससे लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके। उल्टी भी कर रहा है। अरे बाबू बाबू, अरे बाबू बाबू, किनारे चले जाओ, हम इसको चेक कर। अरे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू, बहुत सही समय पे अस्पताल ले आए। इससे इंसेफ्लाइटिस हुआ है। ये क्या होला? ये मस्तिष्क ज्वर हुआ है। मच्छरों को काटने से और सुअर से फैलते हैं। गंदा पानी से आसपास गंदगी को रहना नहीं चाहिए, इसी से इंसेफ्लाइटिस की बीमारी होती है। सुअर, मच्छर, गंदा पानी, इंसेफ्लाइटिस से रचे कहानी। जय हिंद, जय भारत।
याद हो गया? क्या नंबर है? 108। तो कोई बीमार होगा तो कौन सा नंबर डायल करोगे? 108। देखिए, जो इंसेफेलाइटिस और एईएस जेई है, ये पूर्वांचल में एक त्रासदी के रूप में आया है और बहुत हजारों बच्चे हर साल काल कवलित हो रहे हैं। इससे द्रवित होकर के हम लोगों के मन में, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने विशेष जोर दिया है इस बीमारी को दूर भगाने के लिए। और इसके लिए दस्तक 1 और दस्तक 2 बार ये इसका अभियान भी चला है, जिससे इस इंसेफेलाइटिस की बीमारी को दूर भगाया जा सके, इसका समूल नाश किया जा सके। और इसी को लेकर के हम सभी परिषदीय विद्यालय भी इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, बाकी विभाग भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसी के तहत हम लोग, हमारे विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय चांदपुर के बच्चों के द्वारा एक लघु नाटिका तैयार कराई गई और इसके साथ साथ दोनों दस्तक अभियानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया। पूरे गांव में रैली निकाली गई, लोगों को जागरूक किया गया। बुखार होती है, थोड़ा बहुत भी बुखार होती है या इस तरह की दिक्कतें आती है, अकड़न होता है या उल्टी होने लगता है, तो तुरंत लोग जो दौड़ के उसको झोला छाप डॉक्टर के बजाय जो है उसको बड़े हॉस्पिटलों में या फिर पीएचसी केंद्रों पे ले जाने की कोशिश करते हैं और ये जानने का भी प्रयत्न करते हैं कि इसको क्या हुआ है। और ये बुखार 2-3 दिन 4 दिन से आ रहा है, तेज बुखार रह रहा है, तो ये सब चीज़ें इसमें काफ़ी चेंजिंग हुई है और लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं इस मामले। इस नाटक के मंचन में बच्चे अपनी स्थानीय भाषा में बीमारी होने के बाद क्या किया जाए, कैसे डॉक्टर को दिखाया जाए, कैसे अस्पताल तक ले जाया जाए और किसको न दिखाया जाए, इसकी जानकारी भी दे रहे हैं। गांव के बड़े बूढ़े, युवा और पुरुष इस नाटक को देखने के बाद इतना तो जान जाते हैं कि बीमारी के बाद उन्हें क्या करना है। बहुत सीख मिलती है साहब, देखने से जागरूक हो जाता है आदमी, दौड़ करके मालूम हो जाता है कि भाई जल्दी इसको अस्पताल में ले जाना चाहिए, नहीं तो फिर और मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस करके जो है सभी लोग देखते हुए बड़ा से बड़ा अस्पताल में ले करके दौड़ते हैं, जाते हैं। और बच्चा जब बीमार पड़ जाए उसको हॉस्पिटल में ले जाए, झोला छाप डॉक्टर से मत दिखाएं, इससे उसकी जान बच सकती है सर। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक यादव के नेतृत्व में डॉक्टरों को एक शिष्टमंडल ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने संवर्ग और सेवाओं में सुधार हेतु ज्ञापन सौंपकर राज्य में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की। शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र की तरह चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिस भत्ता, मूल वेतन के 35% दिए जाने की भी मांग की। वहीं अधिवर्षता आयु 60 से 62 की जगह भले ही जीवन पर्यंत की जाए, लेकिन इसके लिए चिकित्सकों को विकल्प दिए जाना चाहिए। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारियों ने सार्वजनिक चिकित्सा इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए भी मुख्यमंत्री के साथ बात की। मुख्यमंत्री ने इनकी उचित मांगों को स्वीकार करने का भरोसा दिलाया। वहीं प्रदेश के हर नागरिक को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य मुहैया कराने के अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। और 126 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले में यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ सेवानिवृत्त IAS PC गुप्ता को पुलिस ने मध्य प्रदेश दतिया स्थित पीताम्बरा देवी मंदिर से गिरफ्तार किया है। मथुरा में मास्टर प्लान से अलग जमीन खरीद मामले में 126 करोड़ के घोटाले में 2 जून को कासना कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें गुप्ता समेत 21 लोगों को नामजद किया गया था। और राज्य सूचना आयोग ने वन संरक्षक मुरादाबाद, बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद, कौड़िया रेंज में हुए अवैध खनन, कटान, अतिक्रमण की शिकायत पर पठनीय प्रमाणित छाया प्रतियां शिकायतकर्ता को न उपलब्ध कराने पर जवाब तलब किया है। राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा सतर्कता अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर वादी द्वारा उठाए गए बिंदुओं की सूचना 30 दिन के अंदर आयोग के समक्ष पेश करने तथा जन सूचना अधिकारी से स्पष्टीकरण तथा उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जांच में तत्कालीन प्रभारी बिजनौर वन प्रभाग नजीबाबाद और उनके अधीनस्थ स्टाफ को खननकर्ता के मध्य दूरभिसंधि व
आपराधिक षड्यंत्र में प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिसमें 2 वन दरोगा और क्षेत्रीय वनाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं प्रवीण कुमार राघव एवं हरेंद्र सिंह सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का असर उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है। प्रदेश के साथ साथ राजधानी में भी लोग बेटियों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। मातृ एवं शिशु योजना के मुताबिक गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष राजधानी में प्रति 1000 बेटों पर 11 बेटियां अधिक पैदा हुईं। 2016-17 में प्रति 1000 बेटों पर 892 बेटियां पैदा हुई थीं, लेकिन 2017-18 में ये आंकड़ा 903 हो गया है। अब हालात अभी भी चिंताजनक हैं। 2011 के मुकाबले अभी भी बेटियों की संख्या कम है। श्रावस्ती जनपद में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गांव और ग्राम पंचायत के बाद अब जिला ओडीएफ घोषित होने की तरफ बढ़ रहा है। श्रावस्ती ऐसा जनपद है जहां लोग अब पूरी तरह शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं। यही नहीं, एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोग एक दूसरे को इसके लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। गांव के नौजवान शौचालयों को लेकर घर घर जाकर इसके उपयोग का संदेश दे रहे हैं और गांव की साफ सफाई में भाग ले रहे हैं। एक साथ मिलकर गांव के लोग गांव की सफाई समेत गांव को ओडीएफ कराने के लिए भी काम कर रहे हैं। पहले खेत में जावा जाता है, लड़के बच्चे भी जाते हैं। अब अपने शौचालय जो बना है तो बाहर जा ही नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा है। तो ये हमारे सरकार की जानो बहुत धन्यवाद है। हम सभी लोगों से, महिलाएं से, पुरुष से सबसे सूचित कर रहे हैं कि आप बाहर में शौचालय जाएं और शौचालय का प्रयोग करें, घर में शौचालय बनवाएं। इससे बहुत सी बीमारियां होती हैं और इससे बीमारी से बचने के लिए आप शौचालय का प्रयोग करें। विगत जो बेसलाइन सर्वे के हिसाब से हम अराउंड 80,000 शौचालय का पैसा दे चुके हैं, जिसमें से मोर देन 65,000 की हमने फोटो अपलोडिंग कर दी है। तो ये कार्य हमारा पूरा हो जाएगा। बाकी जो डिफंक्ट टॉयलेट्स का उस पर हम वर्क कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भारत सरकार का लक्ष्य है उस तक हम अपना जिले को ओडीएफ कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में से मोर देन 200 ग्राम पंचायतें हमने ओडीएफ डिक्लेयर कर दी। बाकी और भी ग्राम पंचायत हैं जिनका वेरिफिकेशन के उपरांत हम ओडीएफ डिक्लेयर की कार्रवाई करें। बरेली में इन्वेस्टर समिट के समय चुने गए प्रोजेक्ट में मल्टीपर्पज कोल्ड स्टोरेज का निर्माण शुरू हो गया है और 4 करोड़ की लागत से ये कोल्ड स्टोरेज खरीदपुर के इनायतगंज में बनेगा। इस कोल्ड स्टोरेज के बनने से किसानों और व्यापारियों को अपनी सब्जी समेत अन्य फसलों को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। इसमें 1 लाख बोरी स्टोरेज की क्षमता है। इन्वेस्टर समिट में 38 प्रोजेक्ट पास हुए थे, जिनमें 6 प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है। माह फरवरी में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके अंतर्गत हमारे 38 प्रोजेक्ट्स आए थे। उन 38 प्रोजेक्ट्स में एक ये प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज़ कोल्ड स्टोरेज का भी था। इस कोल्ड स्टोरेज में कुल 4 करोड़ की लागत से ये कोल्ड स्टोरेज बनने वाला था। इसके बनने की निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और वर्तमान में ये संचालित हो गया है। इस कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी लगभग 1 लाख बोरियों की है, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। उनको स्टोरेज की सबसे बड़ी समस्या किसानों को रहती है। हर किसान चाहता है कि उनके उपज को थोड़ा समय के लिए रख करके अगर वो बेचे तो उसमें उनको और अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में कोल्ड स्टोरेज जो है ये बहुत अपनी भूमिका निभाते हैं। ये जो यूपी में मीटिंग हुई थी इन्वेस्टर समिट, उसके अंतर्गत हमारा ये प्रोजेक्ट रखा गया था। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने यहाँ पर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट ये लगाया है। इसमें हम विविध तरीके के खाद्यान्न सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इस समय यहाँ मिर्च आई हुई है, मिर्च के साथ साथ यहाँ पर आलू भी रखा गया है। आलू के अलावा राब भी रखी गई है और किराने के अन्य सामान भी रखे गए हैं। किसानों को फ़ायदा ये है कि एक ही कोल्ड स्टोर के अंदर
सब तरीके की चीज़ों का भंडारण कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने अलग अलग चैम्बर्स बनाए हैं और नई टेक्नोलॉजी के आधार पर हमने इसको प्रोजेक्ट को स्थापित किया है। मंडी में क्या है, जैसे रेट नहीं मिलता है तो हम स्टोर करने के लिए यहाँ इनायतपुर कोल्ड स्टोर में अभी नया ही फिलहाल बना है, इसके लिए यहाँ कोल्ड स्टोर में स्टोर करने के लिए लेके आते हैं। यहाँ हमारा माल सेफ रहता है और रेट जब अच्छा मिलता है तभी यहाँ से निकालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय रेल परिवहन और प्रबंधन संस्थान लखनऊ में अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग अभियान में हिस्सा लिया। सभी ने पी.के. राघव, सेवानिवृत्त मुख्य वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे एवं वर्तमान में योग यात्रा के सचिव के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न आसनों को सीखा तथा योग के महत्व को जाना। इस अवसर पर अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। रामपुर जनपद के तहसील मिलक क्षेत्र में हजरत सूफी अब्दुल अजीज मियां का 48वां उर्स मुबारक शुरू हो गया है। मजार पर सरकारी चादर चढ़ाकर इसका शुभारंभ किया गया। दरगाह तक जुलूस निकाला गया, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दरगाह में सभी धर्म के लोगों की आस्था है। दूर दराज से लोग इस दरगाह में देश में शांति और अमन चैन की दुआएं मांगने आते हैं। आज को असर की नमाज के बाद सरकारी चादर पोशी होगी। उसके बाद इशा की नमाज के बाद मिलाद शरीफ होगा और महफिल सभा होगी। पोशी असर के बाद इशा के बाद हल्का जिक्र और महफिल सभा रात भर होगी। और 23 जून को 11 बजे दिन में कुल शरीफ होगा, जिसे लोग आ सकते हैं। और केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि खेलों के लिए उभरती युवा प्रतिभाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वे कल दुबई में कबड्डी मास्टर्स टूर्नामेंट के अवसर पर संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। कबड्डी के पहले मुकाबले में कल भारत ने पाकिस्तान को हराया। ये टूर्नामेंट 22 से 23 जून तक दुबई में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के अलावा इस टूर्नामेंट में ईरान, साउथ कोरिया, केन्या और अर्जेंटीना की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई स्थानों पर धूल भरी आंधियों के साथ बूंदाबांदी का अंदेशा है। इसमें फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल का अधिकतम तापमान 42, कानपुर का 42.4, इलाहाबाद का 44.5, गोरखपुर 42 डिग्री सेल्सियस और वाराणसी का 43.2, आगरा का 44.1, बरेली 43 और झांसी का 44 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मध्य प्रदेश का दौरा। प्रदेश में विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। राजगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। कश्मीर में कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज के आजादी से जुड़े बयान देने पर भारतीय जनता पार्टी ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, कश्मीर केंद्रित राजनेता हैं मौकापरस्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की तर्ज पर विभागों का पुनर्गठन किया शुरू। प्रदेश में अब 95 विभागों की जगह होंगे 57 विभाग। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता, प्रदेश में बढ़ी बेटियों की संख्या।